सपना की आंखें नम हैं। उनमें बहते हुए आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। पिता ने बड़े नाजों से पाला था। वो कोई भी ऐसी बात अपने पिता को नहीं बताना चाहती थी जिससे उन्हें दुख हो। कितना अजीब समय उसके सामने आ गया था। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन मोड़ पर आ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने पिता को बताए कि वो शादी करना नहीं चाहती, वो किसी और से प्यार करती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। वो अपने हाथों में सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के नाम की ही मेहंदी लगाना चाहती है, किसी और के नाम की नहीं। वह अतीत की यादों में खो गई। बहुत ही सुंदर थी वो, और उतना ही सुंदर उसका नाम था रूपा। रूप बहुत था उस पर। सारे घर की लाडली थी। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी वो, सबसे छोटी। घर में 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। पिता सरकारी नौकर थे। दोनों भाइयों की अलग अलग दुकानें थीं। सारा परिवार खुश था, पर रूप की माँ न थी। वो बचपन में ही मर चुकी थी। सारे घर की लाडली थी। बड़े भाई, उनकी तो जान थी वो। अरे रूपा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं भैया, थोड़ा और सोने दो ना, अभी बजे ही क्या हैं? नहीं बेटा, उठो, चलो तुम्हारी सहेली आती होगी। तभी अंजू, जो उसकी सहेली है, अरे रूपा की बच्ची, स्कूल नहीं जाना क्या? यार उठ, बहुत लेट हो जाएंगे। ओ अंजू की बच्ची, तू कभी छुट्टी नहीं कर सकती क्या? रोज रोज स्कूल जाना पड़ता है। वो जल्दी से उठकर फ्रेश होने जाती है। फटाफट तैयार होकर जल्दी से भाभी से नाश्ता मांगती है। अंजू तुम भी नाश्ता कर लो रूप के साथ। नहीं भाभी, करके आई हूँ। चल रूपा, जरा जल्दी कर। दोनों गेट भर से निकलती हैं। बाईं तरफ रास्ते में चलते समय कुछ ही दूर पर एक लड़का खड़ा हुआ था। उसकी उम्र भी उनकी उम्र की तरह 16 की होगी। एक लेटर फेंकता है। वो लेटर सीधा अंजू के पैर पर गिरता है। वो 50 उल्टा सीधा बोलती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर रूपा के कहने से वो लेटर उठा लेती है। उस लेटर में लिखा था, माय डियर, आप जो भी हो, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि आपका नाम आपकी ही तरह खूबसूरत होगा। मैं आपको जब भी देखता हूँ, आप में ही खो जाता हूँ। मैं आपसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मुझे पसंद करती हैं या नहीं, क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, पर मैं आपको दिल से चाहता हूँ। आपका जवाब चाहता हूँ। इस पत्र को पढ़कर अंजू ने रूपा को दे दिया। वो समझ ही नहीं पाई कि क्या करे। उसने लौटाकर अंजू को ही दे दिया। ये तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। 2-4 दिन बीते थे। वो लड़का फिर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने रूप का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? वो नर्वस हो गई, पर हिम्मत कर जोर से बोली, क्यों, तुम कौन होते हो? कहीं के राजकुमार हो जो हम तुम्हारे पत्र का जवाब दें? खबरदार जो मेरा रास्ता रोका। इतना कहकर उसने हाथ छुड़ा लिया। वो तिलमिलाकर रह गया और रूपा को अपनी ओर खींचकर कहा, मैं हूं तो राजकुमार ही, वो भी अपने दिल का, और तुम भी राजकुमारी बनोगी एक दिन, मेरे दिल की। इतना कहकर वो सीधा चला गया। वो दोनों अबाक से खड़ी देखती रह गईं और सोचने पर मजबूर हो गईं, आखिर कौन था ये लड़का। वो बात करते करते स्कूल तक आ गईं। रूपा और अंजू स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर जब लौट रहे थे, तभी उसकी नजर कोने में खड़े लड़के पर गई, तो उसके मुंह से चीख निकल गई और वो तेजी से बोली, रूपा, देख वो लड़का जो सुबह मिला था। रूपा के होश उड़ गए। वो कांप गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो उसके पास ना आ जाए। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। तभी अचानक से वो लड़का उसके सामने आ गया और कहा, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो डर रही हो। मैं तो राजकुमार हूँ और अपनी राजकुमारी से मिलने आया हूँ। वो रूपा की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके गालों को छूकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो एकदम से बुत की तरह खड़ी हो जाती है और समझ ही नहीं पाई क्या करे। तभी अंजू जोर से उसके पैर पर अपना पैर मारती है। वो चीख उठती है, क्या है अंजू, तेरा दिमाग खराब है जो इतनी तेज पैर मारा है? अंजू उसकी नाराजगी पर भी हंसती हुई कहती है, मैडम, सपने की दुनिया से बाहर आ, सब देख रहे हैं। और उस लड़के से कहती है, ओ आशिक जी, अब यहाँ से सीधे चलते बनो, बहुत हुआ अब, वरना तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और हाँ, जाते जाते अपना नाम बताते जाओ। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, आदित्य शर्मा कहते हैं मुझे। इतना कहकर वो चला गया। जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया, तब तक रूपा उसे देखती रही। अंजू ने उसे हिलाकर कहा, देवी, चलने का इरादा है या नहीं?
दोनों हंस पड़ती हैं। रूपा कहती है, अंजू कुछ तो बात है इस लड़के में, बड़ी कशिश है इसकी आंखों में, क्या सागर जैसी आंखें हैं, उसमें डूब जाने का मन करता है। कितना सुंदर है, बिल्कुल राजकुमार की तरह। दीवानी हो गई मैं तो। अंजू, मुझे उससे प्यार हो गया है। अंजू उसको एकटक देखती रह जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि वो क्या कह रही है। रूपा, तू पागल तो नहीं है? तुझे पता भी है क्या कह रही है? तुझे अपने परिवार के बारे में पता है ना? भाई कैसे हैं तेरे? भूत उतार अपने दिमाग से, मार देंगे तेरे को वो जान से। तभी दोनों का घर आ जाता है। दोनों का घर पास पास ही था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। धड़कन बहुत तेज हो गई थी। गेट उसकी भाभी ने खोला और वो बोली, रूपा क्या बात है, चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? तबीयत तो ठीक है? वो घबराहट को छिपाते हुए बोली, कहाँ भाभी, ठीक तो हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बस थोड़ा थक गई हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। भाभी ने कहा, ठीक है, जाओ मुंह हाथ धो लो, खाना खा लेना, बाद में आराम करना। रूपा अनमने मन से खाना खाती है। वो सोच में डूबी हुई थी कि क्या करे वो। खाना खाकर अपने कमरे में जाकर वो उसके ख्यालों में खो गई। रात कब हो गई पता ही नहीं चला। रात में रूपा के कमरे में उसके भाई ने आवाज लगाई, रूपा क्या बात है, आज नीचे क्यों नहीं आई, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? रूपा हंसकर बोली, अरे भैया मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छी हूँ, आप कब आए, मुझे आवाज लगा देते मैं आ जाती। इतना कहकर वो भाई के सीने से लग जाती है। भाई प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। तू तो मेरी जान है, तुझे पता है ना, तेरे बिना सब कुछ बेकार है। फिर दोनों बहन भाई हंसते हुए नीचे उतरते हैं। नीचे खाना लगाते हुए भाभी कहती हैं, अरे ऐसा कौन सा खजाना मिल गया दोनों को जो इतना हंस रहे हो? क्यों देवर जी, हमें भी तो बताओ, हम भी हंस लें। अरे भाभी, अब अपनी रूपा बड़ी हो गई है, इसकी शादी के लिए लड़का देखना है। रूपा शर्मा जाती है और भाग जाती है। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई। अंजू ने आकर उसको जगाया। अरे ओ राजकुमारी उठ, स्कूल जाना है। अरे यार सोने देना, कितना अच्छा सपना था, उठा दिया। तू भी ना ऐसे टाइम पर जगाती है। अरे मेरी राजकुमारी नाराज ना हो, चल टाइम देख। उठती हूँ बाबा, तू बैठ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर में वो आती है तो अंजू उससे पूछती है, रूप क्या सोचा है तूने उसके बारे में? वो हंसकर कहती है, अरे किसके बारे में? रूप सीरियस हुआ कर कभी, हर टाइम मस्ती अच्छी नहीं रहती। रूपा नॉर्मल होकर कहती है, तू ही बता क्या करूं, मना कर दे उसे। अंजू बोली, नहीं अंजू ये मत बोल, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ सकती। रूप तू खुद जानती है क्या कह रही है, पागल हो गई है? हाँ अंजू, मैं पागल हो गई हूँ, मुझे आदित्य से प्यार हो गया है, अब चाहे कोई भी अंजाम हो। रूपा सब कुछ भूलकर खाने की टेबल पर खाना खा ही रही थी कि एक बड़े धमाके के साथ गेट खुलता है। वो कांप जाती है। उसका मन किसी आशंका से डर जाता है। वो अभी एक कौर ही मुंह में दे पाई थी कि उसका छोटा भाई तेज आवाज के साथ गुस्से में कमरे में घुसता है और टेबल पर से रूपा को उठाकर एक चांटा उसके गाल पर मारता है। पूरा घर हैरान हो जाता है। जिस बहन को वो बहुत चाहता हो, उस पर कभी किसी को कुछ ना कहने देता हो, आज उसे खुद उसने थप्पड़ मारा। सब हैरान थे, ये हुआ तो क्या हुआ? वो गुस्से से बोला, बता कहाँ गई थी आज? रूप, आज अगर तू झूठ बोली तो यहीं जिंदा दफना दूंगा, सही बता। अरे देवर जी, ये क्या कह रहे हो, क्या जान से ही मार डालोगे? कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है जो तूफान सा आ गया है, जो इतना गुस्सा कर रहे हो? पूछ लो अपनी लाडली से कि आज कहाँ गुल खिलाकर आई है। रूपा तू ही कुछ बता, आखिर ये माजरा क्या है? वो रोए जा रही थी। एक शब्द भी उसके गले से नहीं नीचे उतर रहा था। वो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यही करने जाती है। क्या सच? बता कौन था वो लड़का? सब हैरान हो जाते हैं लड़के का नाम सुनकर। रूपा मुझे तो कुछ बता। भाभी कहती हैं इसकी सहेली अंजू को बुलाकर लाता हूँ, सारी सच्चाई वो बताएगी। जैसे ही वो जाने को होता है, रूप उसके पैर पकड़ लेती है। भैया उसके यहाँ मत जाओ, मैं आपको सब बताती हूँ। वो आदित्य शर्मा बीएससी कर रहा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आज पहली बार मैं उससे मिलने रेस्टोरेंट गई थी। इतना सुनते ही भाई का दिमाग का क्रोध बहुत बढ़ जाता है और वो उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वो बुरी तरह से चीखती है, नहीं भैया, बहुत लग रही है, छोड़ दो। अरे जा,
जाके आशिक से मिल, गुल खिला। तू मर क्यों ना गई? इसलिए ही तो हम सब ने तुझे पाला था। बता क्या करके आई है? और नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किया, बस बातें की थी। बात बहुत बिगड़ती चली जा रही थी। जल्दी से भाभी ने बीच में पड़ के रूप को छुड़ाया। क्या पागल हो गए हो देवर जी? मार ही डालोगे? बच्ची है, नादान है, कोई कदम उठ भी गया तो क्या जान से मार डालोगे? चलो जाओ, मैं समझा दूंगी। कल से ये स्कूल नहीं जाएगी, सब बंद। इतना कहकर भाई तो चला गया। भाभी आप तो समझो, मैंने कुछ नहीं किया भाभी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या कह रही है रूपा? पागल है क्या? ऐसा सोच भी मत। कसाई है तेरा भाई, मार देगा जान से, तुझे भी उसे भी। चल पहले तो तू चोट पर मरहम लगा। बहुत ज्यादा चोट आई थी उसके। वो मरहम लगाती है और उसे सुला देती है। सुबह होने को थी, तभी रूप की आंख खुल जाती है। बहुत दर्द था उसको, पूरा बदन दर्द कर रहा था। टाइम देखती है, घड़ी में 6 बजे थे। वो परेशान हो जाती है कि अंजू उसे बुलाने आएगी। सोचते सोचते टाइम हो जाता है उसके आने का। रूप उठ गई, चाय पिएगी। अब दर्द कैसा है? भाभी बड़े प्यार से सर पर हाथ फेरती हैं। नहीं भाभी, मन नहीं है चाय का। रूपा और रूपा उठ गई या नहीं? कहते हुए अंजू आती है। तभी उसे भाभी की आवाज आती है। अंजू आज तुम अकेले स्कूल जाओ, रूपा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाभी रूपा को? कल तो ठीक थी, कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। ज्यादा जिद करने पर भाभी उसे रूपा से मिलने देती हैं। जैसे ही वो कमरे में कदम रखती है, रूपा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये तुझे क्या हुआ? सच बता, कोई बात हुई है क्या? भाभी उन दोनों को बातें करता छोड़कर बाहर चली जाती हैं। अंजू अंजू, भैया को सब पता चल गया है। उन्होंने मुझे बहुत मारा है। वो मेरी पढ़ाई भी बंद कर देंगे। वो उसके गले मिलकर बहुत रोती है। देख रूप, मैं ऐसी ही बात से डर रही थी, इसलिए इस राह पर चलने की मना कर रही थी। देखा तूने अंजाम? तुझे यही समझा रही थी कि ये ठीक नहीं है। नहीं अंजू, तू तो ऐसा मत कहे। कम से कम तू तो सोच, मैं आदि के बिना नहीं रह सकती। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं रह सकती। देख तू उस तक मेरा मैसेज पहुंचा दे, और मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, चल चुप हो और आराम कर, उसको बोल दूंगी। चल मैं चलती हूँ। ओके, इतना कहकर अंजू स्कूल चली गई। स्कूल की छुट्टी के बाद वो आदि का इंतजार करती है। जैसे ही उसे आदि दिखाई देता है, वो उसे आगे बढ़ने का इशारा करती है। लेकिन आदि के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो सोच रहा था रूपा क्यों नहीं आई है। इसी सोच में वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अंजू बोली, आदि, रूपा की फैमिली को तुम्हारे बारे में पता चल गया है और उसके भाई ने बहुत मारा है। हो सकता है उसका स्कूल आना भी बंद करा दें। क्या उसके भाई ने उसे मारा है? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। वो मुझे नहीं जानते, अभी उन्हें ये नहीं मालूम मैं किसका बेटा हूँ। रूपा को मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। घर से उठा लाऊंगा। किसी में हिम्मत हो तो रोक कर दिखा दे। बहुत ही गुस्से में था। अंजू ने उसे समझाया, प्लीज आदि, इस टाइम क्रोध का नहीं है। कम से कम उस रूप के बारे में तो सोचो, वो कितनी मुश्किल में है। ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी। रूपा को यकीन था कि भाभी उसे स्कूल भेजने के लिए सबको मना लेंगी। इसी कश्मकश में रात गुजर गई। सुबह वो जल्दी उठ गई और भाभी से कहा, भाभी, आपने सबसे पूछा कि मैं आज स्कूल जाऊं? हाँ रूपा, पर ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से माने हैं। कोई भी गलत बात ना हो जाए, और ना ही तुम मुझसे मिलना। नहीं भाभी, आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ, अंजू आती ही होगी। इतना कहकर वो तैयार होने जाती है। थोड़ी ही देर में अंजू आती है। रूपा और रूपा छोटे भाई को देखकर नमस्ते करती है। भैया, वो रूपा के पास जाऊं? हाँ जा, वो हंसते हुए कहता है। अंजू उससे बहुत डरती है। बड़े डरते डरते नमस्ते करती है। उसको हंसता देखकर तब उसकी जान में जान आती है। वो सीधे उसके कमरे में जाती है, पर वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है। रूपा, आज क्या कोई चमत्कार हुआ है? जो लड़की कभी बिना उठाए ना उठती हो, आज पूरी तैयार है। तेरी तबीयत तो ठीक है, दिमाग पर तो चोट नहीं लगी कहीं? वो उसे छू कर देखने लगी। नहीं अंजू, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस जल्दी से जल्दी स्कूल चल, मैं आदि से मिलना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए बिना देखे। अब तू ये मत बोल देना कि केवल 2 दिन ही हुए हैं। वो 2 दिन 200 साल जैसे लगे हैं। वो दोनों जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। तेज तेज कदम से चलती है। स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही उसे आदि दिखाई देता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और जाकर उससे लिपट जाती है।
आदि एकदम से चौंक जाता है। अंजू भी हैरान रह जाती है। आदि उसे अपने से अलग करता है और कहीं चलने के लिए बोलता है। वो तैयार हो जाती है। वो अंजू से कहती है, तू स्कूल जा, मैं आदि के साथ जा रही हूँ। जब स्कूल की छुट्टी होगी तो तब तुझे यहीं मिल जाऊंगी। ओके रूप, तेरी जैसी मर्जी, पर अपना ख्याल रखना। ओके। वो आदि की गाड़ी पर बैठकर चली जाती है। वो दोनों दूर एक क्लब पॉइंट पर जाते हैं। आदि गाड़ी खड़ी करता है और उसका हाथ पकड़ता है। दोनों पार्क में किसी कोने की तलाश में होते हैं और वो दोनों सबसे दूर एक बेंच पर बैठते हैं। बेंच पर बैठते ही दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। हक करते हुए इतने मदहोश हो जाते हैं कि उनके होठ एक दूसरे के होठों पर होते हैं और बहुत देर तक लिप किस करते हैं। मदहोशी का आलम इतना बढ़ जाता है कि आदि का हाथ उसके जैसे ही सीने की तरफ बढ़ता है, रूपा को होश आ जाता है। वो एकदम से आदि को दूर करती है। नहीं आदि, ये सब नहीं, इतना आगे मत बढ़ो जो पीछे लौटना भी मुश्किल हो जाए। सॉरी जान, मेरा वो इरादा नहीं जो तुमने समझा। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और आगे से जब तक शादी के बंधन में नहीं बंध जाते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तो हंस दो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बातें करने लगे और हंसी मजाक में बहुत टाइम गुजर गया। आदि, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके रानी साहेबा, क्या खाएंगी? आप हुक्म करो। कुछ भी राजा जी, जो आप खिलाओ। और दोनों हंस पड़े। समय पंख लगाकर उड़ गया। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो चुका था। आदि, जल्दी चलो, अंजू राह देखेगी। नहीं रूप, जाने का मन नहीं है। जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, पर जाना है। आदि उसके दोनों हाथों को चूम लेता है। आदि, चिंता ना करो, आज तुमने इन हाथों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी है। अब इन हाथों पर केवल तुम्हारे नाम की मेहंदी लगेगी। वो उसके द्वारा चूमे गए हाथों को चूम लेती है। आदि तेज गाड़ी चलाता है और जल्दी ही दोनों स्कूल पर पहुंच जाते हैं। वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है। अंजू पहले से ही खड़ी थी वहां। ओके बाय आदि, कल मिलेंगे। दोनों तेज कदम से घर की तरफ चलती हैं। रूपा, आज तो तेरे चेहरे का रंग बता रहा है कि तू बहुत खुश है। ऐसा क्या अनमोल खजाना मिल गया है तुझे? मुझे भी तो पता चले। रूपा हंसकर बोलती है। ये मत पूछ कि क्या मिल गया अंजू, मुझे सारे जहां की दौलत मिल गई है। मुझे मेरा प्यार मिल गया है। इन हाथों को आदि ने छुआ है। अब इन हाथों की मेहंदी पर सिर्फ और सिर्फ आदि का ही हक है। मैं आदि की हो चुकी हूँ और आदि मेरा। अब कोई भी दुनिया की ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। रूपा देख, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू इन सब बातों का अंजाम जानती है? कुछ सोचा है तूने? अभी तेरे पढ़ाई के दिन हैं, ये किस चक्कर में पड़ रही है? रूपा जोर से हंसती है। अंजू, मैंने प्रेम पढ़ लिया तो समझो सब पढ़ लिया। मुझे आगे की पढ़ाई से क्या करना? जो प्रेम को पढ़ लेता है वो ही पंडित बन जाता है। दोनों हंस पड़ती हैं। दोनों का घर आ जाता है। भाभी, भाभी कहाँ हो? अरे रूप, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ भाभी, आज बहुत दिन बाद स्कूल गई थी। वो सब सहेली से मिलकर बहुत खुश हुई। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बनाया है? आज तुम्हारी पसंद का बना है। जल्दी से फ्रेश हो लो, जाओ ड्रेस चेंज करो। रूपा अपने कमरे में जाकर उसके ही ख्यालों में खो जाती है और मन ही मन में हंसती है। वाह भाभी, आज तो खाना बहुत ही अच्छा बना है। अभी वो दो कौर ही खा पाती है कि भाई आ जाता है। भाई हंसकर पूछता है, क्या बात है रूप, आज बड़ी खुश है? हाँ भैया, आज देखो मेरी पसंद का खाना बना है। आओ आप भी हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। ओके बेटा, आता हूँ अभी। ये कहकर भाई अंदर चला जाता है। फिर दोनों भाभी के साथ खाना खाते हैं। तभी उसके पापा आ जाते हैं। बहू, कल लड़के वाले आ रहे हैं रूप को देखने, कल इसे अच्छे से तैयार करना। ये सुनते ही रूप का हाथ खाने पर यूं ही रुक जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे। वो भाभी की तरफ देखती है। तब भाभी कहती है, बाबूजी इतनी जल्दी क्या है? अभी शादी की, अभी तो रूपा पढ़ रही है। बहू, रिश्ता खुद चलकर आया है। लड़का सर्विस करता है, गवर्नमेंट जॉब है। देखने में क्या बुराई है? अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। रूपा खाना खाकर अपने रूम में आती है और बहुत रोती है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो कल आदि से मिलने की सोचती है। कल वो जरूर मिलेगी। बहुत मुश्किल से रात कटती है। सुबह वो स्कूल के लिए तैयार होती है। अंजू जब आती है तो उसे तैयार देखकर चौंक जाती है। क्या बात है, जो बिस्तर से नहीं उठती थी वो आज तैयार है। अंजू चल, जल्दी चल, लेट हो रहे हैं। दोनों स्कूल के लिए निकलती हैं। रास्ते में अंजू पूछती है, क्या बात है रूप, कोई बात है? तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? अंजू, आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या?
क्या कह रही है? अभी से इतनी जल्दी? स्कूल के गेट पर पहुंचने से पहले ही आदि नजर आ जाता है। वो जल्दी से आदि के पास जाती है और उसकी बैग पर बैठ जाती है। आदि, बैग तेज चलाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है रूप? क्यों, कोई बात हो गई है? हाँ आदि, मुझे लड़के वाले आ रहे हैं देखने। एकदम तेज स्पीड से चलती गाड़ी में ब्रेक लगाता है आदि। आदि, क्या कर रहे हो? अभी स्लिप हो जाती बाइक। यहाँ मेरी जिंदगी की बात है और तुम कहती हो। वो गाड़ी खड़ी करके सीधे उसे हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट में ले जाता है। दोनों बैठ जाते हैं आमने सामने। रूप, अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो गई तो ध्यान रखना, मैं सारी कायनात में आग लगा दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, बस मेरी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। वो इतना कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो घबरा जाती है। आदि, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हाथ, कोई देख लेगा। देख ले, नहीं डरता किसी से, कोई भी देख ले। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूप, अगर तुम रोई तो ध्यान रखना, तुम्हारे परिवार को इसका हिसाब देना पड़ेगा। वो मुझे अभी जानते नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? आदि, क्यों करते हो इतना प्यार? मत करो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं? इतना कहकर वो बहुत बुरी तरह से रो पड़ती है। आदि उठकर उसे गले से लगा लेता है। उसको उसके गले से लगकर ऐसी अद्भुत खुशी मिलती है कि ये लगता है जैसे वो सुरक्षित है। उसे अब किसी का डर नहीं है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है कि उन दोनों को सब देख रहे हैं, वो शर्मा कर अलग हो जाती है और रेस्टोरेंट में से बाहर निकल जाती है। पीछे पीछे आदि भी बाहर आ जाता है। वो बैग पर बैठ जाती है और आदि से कहती है, आदि चलो यहाँ से कहीं दूर, जहाँ कोई ना हो। वो गाड़ी स्टार्ट करता है। थोड़ी ही देर में वो एक पार्क में पहुंच जाते हैं, जो लव पॉइंट है। दोनों पार्क के अंदर जाते हैं। वहां पहले से ही बहुत जोड़े एक दूसरे में समाये हुए थे। वो दोनों भी सबसे दूर कोने की बेंच पर बैठ जाते हैं। बैठते ही रूप को गले लगा लेता है आदि। रूपा, आई लव यू, मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं आदि, ऐसा ना कहो, मैं भी नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, बहुत चाहती हूँ। आदि, अगर कभी तकदीर ने तुमसे जुदा किया तो वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। इतना सुनते ही आदि ने अपने होठ रूप के होठ पर रख दिए। दोनों तरफ आग लग रही थी। वो बिल्कुल बेसुध हो चुके थे। आदि का हाथ जैसे ही उसके सीने पर आया तो रूपा बेकाबू हो गई। उसके अंदर प्रेम का समंदर उछाल लेने लगा। वो उसके प्यार में सब कुछ भूल चुकी थी। आदि का हाल भी उसके जैसा ही था, पर उसे होश आया तो वो एक झटके से उसके होठों से अलग हट गया। क्या हुआ आदि, क्यों दूर हट गए? लव यू जान, आओ एक दूसरे में समा जाएं। अब पास आके क्यों दूर हट रहे हो? क्या मैं पसंद नहीं आई या मुझ में कोई कमी है? बताओ जान, आग लगा के क्यों दूर हट गए? मन भर गया क्या? एक चांटा पड़ा जोर से उसके गाल पर। रूप, मैं तुम्हें सच्चे दिल और आत्मा से चाहता हूँ। तुम्हारे इस जिस्म से प्यार नहीं किया मैंने। ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता जो तुम्हें शर्मसार होना पड़े अपने परिवार के आगे। मैं चाहता तो अभी तुम्हारी इज्जत से खेल सकता था, पर नहीं, मुझे अपनी जान की चिंता है। ये सब शादी के बाद। तुम तो मेरी ही हो। रूप की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। सच आदि, तुम देवता हो। और उसने उसके पैर छू लिए। आदि ने उसे अपने सीने से लगा लिया। देखना जान, एक दिन इन हाथों पर मेरे नाम की मेहंदी लगाओगी और मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा, बहुत खुश रखूंगा। और क्या, बताओ ना। नहीं नहीं आदि, बताओ ना। और फिर हनीमून, और फिर बच्चे, एक प्यारी सी बेटी, तुम्हारी तरह खूबसूरत और नटखट सी। इतना सुनकर शर्मा गई रूप। रूप ने टाइम देखा, दोनों बहुत लेट हो चुके थे। चलो जल्दी आदि, अंजू इंतजार कर रही होगी। तेज गाड़ी दौड़ाकर जल्दी पहुंचा देता है। अंजू उसका ही इंतजार कर रही थी। रूपा, कम से कम टाइम तो देख लिया कर, बहुत लेट हो चुके हैं। दोनों तेज कदम से चलती हैं। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। दोनों को ही घर पहुंचने की जल्दी थी। जैसे ही वो घर में घुसती हैं, मालूम पड़ता है कि लड़के वाले आए हुए हैं। उसे चक्कर आ जाता है। वो मुश्किल से अपने को संभालती है और सीधे भाभी के पास जाती है। भाभी, भाभी, कहाँ हो आप? रूप, क्या बात है, धीरे बोलो, लड़के वाले आए हुए हैं। रूपा का चेहरा उतर जाता है। भाभी, अभी क्या जरूरत है? मैं क्या बोझ हूँ जो आप लोग इतनी जल्दी शादी करना चाहते हो? वो रो पड़ी। रूपा, बात ये नहीं है, तुम तो इस घर की लाडली हो, पर हर बेटी को एक न एक दिन जाना पड़ता है। और अच्छा रिश्ता है, खुद चलकर आया है, देखने में बुराई क्या है? पसंद आया तो करेंगे, वरना नहीं। ठीक है भाभी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में उसके भाई ने आवाज लगाई, रूपा बेटी, बाहर आओ।
उसकी भाभी उसके कमरे में आई और उसे अपने साथ लड़के वालों के सामने ले गईं। रूपा नीची नजरें करके बैठी रही। उसने सामने नजर उठाकर भी नहीं देखा। लड़का सुंदर था, पूरे परिवार को पसंद था। लड़के की माँ को रूपा बहुत पसंद आ गई। उन्होंने कह दिया, हमें लड़की पसंद है, अब आप हमारी तरफ से बात पक्की समझो। लड़के वाले बहुत सज्जन लोग थे। लड़के का नाम संजय था। उसकी गवर्नमेंट जॉब थी, इकलौता था। सब बहुत खुश थे इस रिश्ते से। भाई साहब, आप बुरा ना मानो तो क्या लड़के लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर लें, जिससे वो एक दूसरे को जान भी लेंगे और समझ भी लेंगे। हाँ बहन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहता हूँ, वो दोनों एक दूसरे को समझ लें। रूप जाओ बेटा, संजय से बात कर लो। रूप का मन नहीं था, पर अनमने मन से जाना पड़ा। रूपा जी, आपको मैं पसंद हूँ? संजय ने झिझकते हुए पूछा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। जी, मेरी पसंद का क्या मतलब है? जो घर वाले चाहते हैं वो सब ठीक है। संजय जी, वो कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ और पूछना है आपको? नहीं, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों बाहर आ गए। संजय की माँ ने इशारों से संजय से पूछा। संजय ने मुस्कुरा दिया। अच्छा भाई साहब, अब हम बात पक्की समझें। शगुन लेके कब आएं? जी बहन जी, बात पक्की है। आप पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लें। ठीक है, नमस्ते बहन जी, नमस्ते। संजय बेटा, संजय ने झुककर पैर छुए। रूपा जाओ बेटी, अपनी होने वाली सास के पैर छुओ। ना चाहते हुए भी अनमने मन से उसके पैर छुए। वो लोग चले गए तो सीधे वो अंजू के यहाँ जाने लगी। भाभी, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी, जल्दी आना। वो तेजी से घर से निकलती है। अंजू अंजू, अरे रूपा आओ बेटा। नमस्ते आंटी, कहाँ है अंजू? वो अपने कमरे में है, जाओ ऊपर चली जाओ। वो ऊपर जाती है। अंजू तू यहाँ मस्त है और मेरी जान निकली जा रही है। क्या हुआ, कुछ बोलेगी? वो उसके गले लगकर रोने लगी। वो चुप ही नहीं हो रही थी। क्या हुआ है, कुछ बोलेगी? पहले चुप हो जा अंजू, वो लोग बात पक्की कर गए हैं। कुछ दिन बाद रिंग सेरेमनी है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। रूप, पहले तो तू चुप हो। चाय पिएगी? रुक 1 मिनट, वो चाय की बोलकर आती है। थोड़ी देर में चाय लेकर आती हैं आंटी। दोनों चाय पीती है। चाय पीकर कप रखती है। अब बता शांति से, तूने मना क्यों नहीं कर दिया? कैसे करती, कुछ कमी नहीं है उसमें, कैसे मना कर दूं? कहते कहते रुक गई। पिता की इज्जत को ठीक नहीं समझा। अब बता क्या करूं, कुछ सोचने दे। तू अकेले में संजय से मिल और उसे सारी बात बता दे। पढ़ा लिखा है, जरूर समझेगा वो तेरी फीलिंग को। नहीं अंजू, ये ठीक नहीं है। वो अजनबी है, पता नहीं क्या समझे, और क्या पता वो मेरे पिता की समाज में इज्जत उतार दे। ये ठीक नहीं, कुछ और सोच। आदि से बात कर, वो क्या कहता है इस बारे में। पागल है तू, जानती नहीं उसे, पूरा पागल है। पता नहीं क्या करे वो जमाना उठा लेगा अपने सर पर। नहीं, उसे कुछ नहीं बता सकती। कुछ और सोच, थोड़ा टाइम दे मुझे सोचने का। कल बात करें इस टॉपिक पर। ओके ठीक है, चल अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ओके बाय, कल मिलते हैं स्कूल टाइम पर। घर लौट कर आती है। सब लोग बहुत खुश थे। अरे रूपा, चल अपने पसंद की मिठाई खा ले, तेरी ससुराल की है। देख, तुझे काजू की बर्फी पसंद है? नहीं भाभी, अभी मन नहीं है, आप खा लो। वो ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। क्या करे, एक तरफ घर वालों की खुशी, दूसरी तरफ उसका प्यार। बहुत कशमकश में फंस गई थी। कैसे कहे अपने पिता से। पिता को भी बहुत चाहती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोए चली जा रही थी। कितना अजीब मोड़ आ गया था उसकी लाइफ में। किसको चुने, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब सोचते सोचते वो सो गई। सुबह आंख खुली तो देखा सुबह लेट हो चुकी थी। अंजू आती ही होगी। जल्दी से वो वॉशरूम में कपड़े लेकर चली गई। जब वो बाहर आई तो अंजू बैठी थी। रूप, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? क्या सोई नहीं है रात को, या फिर पूरी रात रोती रही है? वो इतनी बातों को सुनकर उसके गले लगकर रोने लगी। क्या करूं, आज एक तरफ पिता की इज्जत और परिवार की खुशियां और दूसरी तरफ प्यार है। किसे चॉइस करूं, समझ नहीं आ रहा है। माँ के मरने के बाद पिता ने बड़े लाड़ से पाला है, मेरी हर तमन्ना पूरी की है। अब उनकी खुशियों को कैसे आग लगा दूं? हर कोई खुश है रिश्ते को लेकर। चल स्कूल चल, रास्ते में बात करते हैं। दोनों स्कूल के लिए निकलती हैं। स्कूल के रास्ते पर ही आदि दिखाई दे जाता है। आदि को देखकर रूपा हंस दिया करती थी, पर आज उसके चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं थी।
उसने आदि को देखकर भी अनदेखा कर दिया। ये सब कुछ दूर से आदि देख रहा था। वो इशारे से अंजू से पूछता है क्या बात है, पर अंजू हाथ से इनकार कर देती है। उसका माइंड काम ही नहीं कर रहा था। वो रूप का हाथ पकड़ता है और अपनी बाइक पर बैठा देता है और तेज स्पीड से बाइक दौड़ा देता है। रूपा को समझ ही नहीं आता कि क्या करे। आदि क्या कर रहे हो, गाड़ी रोको, प्लीज रोको। नहीं, ये नहीं रुकेगी जब तक मेरी बात का जवाब नहीं दे देती। आखिर बात क्या है? तुमने मुझे देखकर अनदेखा क्यों किया? क्या बात है? ऐसे बदलाव की वजह जान सकता हूँ? क्या मुझसे भी अच्छा कोई मिल गया या कहीं और दिल लग गया? कुछ तो बात है। इतनी बात सुनते ही जोर का एक थप्पड़ आदि के गाल पर पड़ा। क्या समझते हो अपने आप को? क्या तुम ही एक मजनू हुए हो? हर किसी को अपने के आगे छोटा ही समझते हो। मेरी किसी भी फीलिंग को नहीं समझते, पहचानते। हर टाइम मुझे हर्ट करते हो। अरे मुझसे ये पूछो कितनी परेशान हूँ मैं। कल लड़के वाले पसंद कर गए हैं मुझे। मेरी एंगेजमेंट होने वाली है और सुनोगी सच्चाई, इसलिए परेशान हूँ। कसमकस की लाइफ हो गई है मेरी। बोलो क्या करूँ? इतना कहकर वो काफी जोर से रो पड़ी। सब बातों को सुनकर आदि के होश उड़ गए। वो एक पल को सकते में आ गया कि क्या हो गया। थोड़ी देर में वो अपने को कंट्रोल करके बोला, सॉरी रूपा, सच माफी मांगता हूँ। आदि अब बताओ मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बुरी तरह से रो पड़ी रूपा। बड़ी मुश्किल से चुप करा पाया आदि। आदि ने उसे गले से लगा लिया और कहा, रूप, अगर तुम इतना रोओगी तो मैं कैसे संभालूंगा अपने आप को? प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें अपने प्यार की कसम है, अब जरा भी इन प्यारी आंखों में आंसू मत लाओ। गले से लगकर रूपा बोली, आई लव यू आदि। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं दूसरे लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं इन हाथों पर केवल तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हारी कसम, ये रूपा किसी और की नहीं हो सकती। मर सकती हूँ पर इन हाथों की मेहंदी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। आदि, अपनी और मेरी शादी की बात करने घर क्यों नहीं आ जाते हो? एक बार पापा से बात करके देखो, हो सकता है वो लोग राजी हो जाएं। भाभी को मना कर मैं भैया को मना लूंगी। बस तुम एक बार बात करने आ जाओ, कल ही आ जाओ, वरना ऐसा ना हो वहां से शगुन आ जाए, उनके यहाँ से कोई बात आए। इससे पहले तुम घर पर आ जाओ। आदि रूपा के चेहरे को दोनों हाथों में लेकर ऊपर उठाता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। दोनों सब गम भूलकर एक दूसरे में खो जाते हैं। काफी देर बाद दोनों होश में आते हैं। रूपा शर्मा जाती है और निगाहें नीची कर लेती है। आदि को इस समय रूपा पर इतना प्यार आता है कि वो उसको गले से लगा लेता है। आई लव यू रूप, बहुत चाहता हूँ तुम्हें, अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ, पर एक वादा करो, अब तुम नहीं रोओगी? ठीक है मेरे हीरो, नहीं रोऊंगी। इंतजार करूंगी तुम्हारा कि कब मेरा हीरो मुझे ले जाएगा अपनी दुल्हन बनाकर। अच्छा, अब बहुत देर हो चुकी, स्कूल की छुट्टी का भी टाइम हो चुका है। चलो जल्दी चलो। आदि गाड़ी स्टार्ट करता है, तेज स्पीड से गाड़ी चलाता है। थोड़ी देर में ही वो स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। गाड़ी से रूप नीचे उतरती है और आदि का हाथ पकड़कर कहती है, आदि इंतजार करूंगी, आना जरूर। वो उसके हाथों को चूम लेता है और कहता है, जान भरोसा रखो, आऊंगा अपनी जान का हाथ मांगने। आई लव यू। इतना कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तभी अंजू आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसके हाथ को पकड़कर आगे बढ़ती है। क्या कहा आदि ने? अंजू पूछती है। वो कल घर आएगा बात करने के लिए, शादी की बात करेगा वो। अंजू, क्या पापा भैया मान जाएंगे? बता, मुझे तो अंदर से बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा। वो दोनों बात करती हुई आगे बढ़ रही थीं कि घर आ जाता है। वो घर में कदम अनमने ढंग से रखती है और सीधे अपने कमरे में जाती है। उसके मन में अशांति थी। वो फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलती है और लेट जाती है। तभी उसकी भाभी आवाज लगाती हैं, रूपा ओ रूपा, क्या बात है बेटा, चलो नीचे आओ, खाना खाओ। वो अनमने मन से नीचे उतरती है, खाने की टेबल पर बैठ जाती है। भाभी खाना परोसती हैं। रूप, क्या बात है, किसी से कोई झगड़ा हो गया है या कोई और बात है? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं है, बस माँ की याद आ रही है, काश वो होती। इतना कहकर वो रो पड़ती है। भाभी उसको गले से लगा लेती है। रूप, मैं भी तो तेरी माँ की तरह हूँ,
बता ऐसी क्या बात है जो इतनी परेशान है। वो रोते हुए कहती है, भाभी मुझे संजय से शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर चौंक जाती है भाभी। क्या कह रही है रूप बेटा, तेरे को पता है क्या परिणाम होगा इसका? कभी नहीं मानेंगे भैया और पूरी फैमिली, तूफान आ जाएगा घर में। ये संभव नहीं है। कुछ भी करो भाभी, इस संबंध को रोक दो। मैं सिर्फ आदि की हूँ, किसी और की नहीं हो सकती। मेरे इन हाथों में मेहंदी सिर्फ और सिर्फ उसके नाम की लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भाभी के बहुत समझाने पर भी रूप कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो रोए जा रही थी। भाभी आप कुछ भी करो, सबको तैयार कर लो, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ये बताओ कौन है, कहाँ का है, क्या करता है? भाभी वो बहुत अच्छा और सुंदर है। आदित्य शर्मा उसका नाम है। बीएससी में पढ़ता है। काफी रिच फैमिली से है। उसके फादर लॉयर हैं, समाज में नाम है। वो कल घर आ रहा है शादी की बात करने। क्या कह रही हो, कल आ रहा है? एकदम तेज बोलती है भाभी। रूप मुझसे पहले पूछ तो लेती। बहुत मुश्किल की बात कर दी है तुमने। तुम्हें अपने भाइयों का गुस्सा तो पता है, कितना गुस्सा करेंगे। संजय सबको पसंद है, उसकी अच्छी जॉब भी है और इकलौता भी है। क्रोध में भरी हुई और रोती हुई रूप कहती है, अगर आदि से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जहर खा लूंगी। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे संजय से शादी करने के लिए मजबूर किया तो आत्महत्या कर लूंगी। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। भाभी उसके इस रूप को देखकर दंग रह जाती है। रात को जब घर में सब लोग आ जाते हैं तब वो हिम्मत जुटाकर रूप की बात रखने की कोशिश करती है, पर नाकामयाब रहती है। जुबान पर आते आते शब्द रुक जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाती कैसे बात करे। रात गुजर जाती है। दिन के 9 बजे ही सब लोग घर में होते हैं। तब आदि आता है, गेट बजाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन है जी, गेट खोलिए। रूप आवाज पहचान कर तेजी से उठकर गेट खोलने जाती है। गेट पर आदि को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओ मैडम, अंदर आने देंगी या वहीं खड़ा रखेंगी? ओ सॉरी, आओ अंदर आओ। सब लोग भी खड़े थे। जैसे ही अंदर घुसता है सब उसे देखने लगते हैं। वो सब अजनबी थे पर औपचारिकता के कारण नमस्ते करते हैं। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? किससे मिलने आए हो? मेरा नाम आदि है। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आदि ने बिना डरे ही इन बातों को बोल दिया। उसके मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सब लोग दंग रह गए। सब सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कौन है। तभी उसका भाई खड़ा होकर क्रोध में आदि का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि कौन है और ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? उसको गला पकड़ते हुए देख रूप के मुंह से चीख निकल जाती है और बोलती है, भैया इसे छोड़ दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं आदि से प्यार करती हूँ, प्लीज भैया उसे कुछ मत कहो। उसकी बातों को सुनकर पूरी फैमिली के होश उड़ गए। तभी उसका गला छोड़कर पलटकर एक चांटा उसके भाई ने उसके गाल पर मारा। वो चांटा इतनी तेज था कि वो गिर पड़ी और बहुत तेज टेबल से टकरा गई। उसके माथे से खून बहने लगा। आदि को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और नौबत आपस में मार पिटाई की आ गई। तभी उसकी भाभी ने बचाव किया और दोनों के झगड़े को रोका और कहा कि आपस में झगड़ा बंद करो। रूप को देखो, वो बेहोश हो गई है, खून बहुत बह रहा है, उसे कहीं कुछ और ना हो जाए। वो पलट के रूप को देखने लगी और उसे उठाने लगी। उठो बेटा उठो, क्या हो गया है इसे? जल्दी करो, डॉक्टर के लेकर चलो। सब अपना झगड़ा भूलकर उसे लेकर भागे। डॉक्टर के क्लिनिक पर बहुत भीड़ थी। आदि ने उसे कॉलर पकड़कर कहा कि सबको छोड़कर इसे देखो, बहुत चोट लगी हुई है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, वरना आपका ये क्लिनिक नहीं रहेगा। डॉक्टर घबरा जाता है और उसे एडमिट कर लेता है। उसका ट्रीटमेंट चालू कर देता है। खून बहुत बह चुका है, इसे खून की जरूरत पड़ेगी। क्या ग्रुप है इसका? इनकी सारी टेस्टिंग होंगी, जब तक आप ब्लड का इंतजाम करें। सारी बात सुनकर फैमिली के होश उड़ जाते हैं। तभी आदि कहता है, खून मैं दूंगा, जितनी बोतल ब्लड चाहिए उतना, पर रूप को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर ही गुजरी थी, फोन की घंटी बजती है। भाभी के मोबाइल पर फोन था, संजय की माँ का। वो फोन उठाती है। हेलो, नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? और आपने पंडित जी से बात करी, कब का मुहूर्त निकाला है? वो एक ही सांस में सारी बातों को बोल गई। भाभी मुंह से कुछ ना कह पाई और रो पड़ी। उनके रोने की आवाज को सुनकर संजय की माँ घबरा गई। अरे क्या बात है, क्या हुआ? कोई परेशानी है? कुछ तो बताओ। वो रूप की हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन से?
एमजी रोड पर जो है डॉक्टर पारिक का हॉस्पिटल रक्षक में है। ठीक है, आ रहे हैं हम, आप चिंता ना करो। ये कहकर फोन रख दिया जाता है। तभी डॉक्टर आता है। क्या हुआ? ब्लड का इंतजाम हुआ? बस डॉक्टर, अभी होता है, थोड़ी देर में आदि आता है। लो डॉक्टर, मैं ब्लड देने को तैयार हूँ। मेरा ओ पॉजिटिव है, मैं सबको दे सकता हूँ। ओके, आओ मेरे साथ। ये कहकर डॉक्टर उसे ले जाते हैं। एक तरफ आदि ब्लड दे रहा था, दूसरी तरफ रूप को ब्लड चढ़ रहा था। रूप होश में नहीं थी, पर आदि बराबर उसे ही निहार रहा था। इधर पिता रूप के भाई को डांट रहे थे। क्या जरूरत थी उसे मारने की? सॉरी पापा, मुझे क्या पता था ऐसे हो जाएगा। आखिर मैं भी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। तभी उनकी नजर सामने से आ रही संजय की माँ पर पड़ी। साथ में संजय भी था। उन्होंने दूर से ही आता देख लिया था दोनों को। नमस्ते भाई साहब। क्या हुआ रूपा को? कैसे चोट लग गई? कैसी है अब वो? नमस्ते बहन जी। बच्चे हैं, शैतानी करे बिना मानते ही नहीं हैं। दोनों भाई बहन आपस में मजाक कर रहे थे। गलती से धक्का लग गया रूप को और वो गिर पड़ी और टेबल से टकरा गई। कहाँ है अब? किस रूम में है? मुझे ले चलो। अभी किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। ब्लड चढ़ रहा है। किसने डोनेट किया ब्लड? वो रूप के पिताजी कुछ बोल पाते। इतने में रूप की भाभी ने आकर बात संभाल ली। अरे वो रूप का क्लासमेट है, बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका। 2 बोतल ब्लड दिया है उसने। संजय ने कहा कि मुझे मिलना है। वो सीधे उस रूम में जाता है जहां आदि ब्लड दे रहा था। वो जाकर सीधे आदि के पास जाता है। हेलो, मैं संजय, रूप का होने वाला पति, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। आपने मेरी वाइफ की जान बचाई। आदि संजय के मुंह से रूप का नाम सुनकर क्रोध में आ जाता है। बड़ी मुश्किल से अपने को कंट्रोल किया और बस स्माइल कर दी। पीछे पीछे भाभी भी आ गईं। वो बहुत नर्वस हो रही थी कि कहीं कोई बात ना बिगड़ जाए, आदि के मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए। तभी डॉक्टर अंदर आता है तो संजय डॉक्टर से कहता है, हेलो सर, मैं रूप का होने वाला पति हूँ। कैसी तबीयत है उसकी? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तक वो बेहोश है। शाम तक होश में आ जाती है तो अच्छा है, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा क्यों सर? प्लीज आप कुछ भी कीजिए, रूप को बचा लीजिए, चाहे कितना भी रुपया ले लीजिए। आप सब भगवान से प्रे करो। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। इन सब बातों को आदि सुन रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे किसी से। सब बातों को सुनकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो संजय से कुछ कहे। वो बस आंख बंद करके उसकी सलामती की दुआ मांगता है। दूसरी तरफ भाभी रूप के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करती हैं। वो आदि के पास उठकर आती हैं। कैसे हो आदि? कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक हूँ। आदि, तुम बेटा इसको भूल क्यों नहीं जाते? नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहो तो मेरी जान मांग लो, पर मेरी रूप को मुझसे अलग मत करो। जमाने की हर खुशी ले लो मुझसे, सब कुछ ले लो, पर मुझे रूप दे दो। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि रूपा को होश आ जाता है। उसके मुंह से यही निकलता है कि मेरे आदि को मत मारो, उसका कोई दोष नहीं है। उसकी इस आवाज को सुनकर भाभी तुरंत उसके पास आती हैं और कहती हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुझे होश आ गया। रूप आंखें खोलकर देखती है तो भाभी को सामने देखकर पूछती है, भाभी आदि कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं रूप, कुछ नहीं हुआ, वो सही है। देखो अपनी बगल में। रूप नजर उठाकर देखती है। बगल के बेड पर आदि लेटा था और ब्लड दे रहा था। आदि आदि, क्या हुआ तुम्हें? रूप, कुछ नहीं हुआ मुझे, सब कुछ ठीक है। तुम लेटी रहो, मेरी चिंता मत करो। रूप, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तुम्हारी जान बचाने के लिए ब्लड उसी ने ही दिया है तुम्हें। रूप की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तभी संजय अंदर आता है। रूप, होश आ गया तुम्हें? थैंक्स भगवान जी। रूप, क्या हुआ था तुम्हें? कुछ नहीं संजय, वो बस थोड़ा टेबल से टकरा गई थी। अब मैं ठीक हूँ। आपके इस फ्रेंड को भी थैंक्स, जिन्होंने तुम्हें ब्लड देकर जान बचाई। आदि को बहुत क्रोध आ रहा था, पर भाभी ने इशारे से बोलने से बिल्कुल मना कर दिया था। अच्छा भाभी, आप जाओ, मैं रूप के पास बैठता हूँ। आप थक गई होंगी, घर जाकर आराम करो। तभी भाई और पिता भी आ जाते हैं वहाँ। सब लोग संजय की तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आते हैं रूम में। क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ? जाओ सब लोग यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन डॉक्टर, मैं तो रुक सकता हूँ, संजय ने पूछा। सॉरी, कोई भी पेशेंट के पास नहीं रुकेगा, और प्लीज यहाँ से बाहर बैठिए। सब लोग रूम में बाहर आ जाते हैं। आदि, रूप, लव यू जान, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं वहीं अपनी जान दे देता। ऐसा मत कहो आदि। अब ये बताओ क्या सोचा है, कैसे क्या करना है? पहले ठीक होकर घर पहुंचो,
फिर देखो क्या कहते हैं तुम्हारे घर वाले। सीधे तरह से शादी के लिए तैयार होते हैं तो ठीक है, वरना भगा के ले जाऊंगा। रूप ठीक होकर घर आ जाती है और भी सब लोग उसके साथ घर आ जाते हैं। संजय रूप से कहता है, रूप अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। और हाँ भाभी, 2 दिन बाद मुहूर्त है, आप भी पंडित जी से बात कर लेना। अच्छा बाय, ओके बाय। आदि तुम भी अपने घर जाओ, घर में इंतजार हो रहा होगा। नहीं रूप, मैं बिना फैसले के नहीं जाऊंगा, आज तुम्हारे घर वालों को फैसला करना पड़ेगा। हाँ भाभी बताओ, आप लोग क्या कह रहे हो। देखो आदि, इस टाइम तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगी। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा घर वालों से बात करने दो। ठीक है जा रहा हूँ, पर ये मत समझना कि आऊंगा नहीं। कोई भी चाल मत चल देना, मेरी हर नजर आपके घर पर होगी। बाय रूपा, बाय आदि। आदि वहां से चला जाता है, पर सबके लिए चिंताजनक बातों को छोड़ जाता है। क्या करें हम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सोच सोच कर भाभी परेशान हो रही थी। कैसे बात करें सबसे, कौन सा तूफान आने को है, कैसे संजय की फैमिली को मना करें, क्या सोचेंगे वो लोग। इसी कसमकस में थी कि तभी रूप के पापा अंदर आते हैं। तो वो कहती है, बाबूजी आपने क्या सोचा है आदि के बारे में। वो रूप को बहुत, बस बहू, उसकी अधूरी बात पर ही वो तेजी से बोलते हैं, कुछ नहीं सुनना मुझे इस बारे में। वो लड़का जिसका कोई वजूद नहीं है। रूप तो नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। कल की तैयारी करो, सीधे शादी की, गांव जाकर शादी होगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि रूप को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि कल उसकी शादी है। भाभी रूप को सुबह जल्दी उठने को कहकर अपने कमरे में आ जाती हैं। वो खुद परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है। कैसे समझाए सभी को, कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका मन अंदर ही अंदर घबरा रहा था, कुछ न कुछ गलत होने की आशंका हो रही थी। यही सब बातों को सोचते हुए उसकी आंख लग गई। सुबह हो चुकी थी। रूप चलो जल्दी उठो। अरे भाभी इतनी जल्दी कहाँ जाना है, सोने दो ना। नहीं रूपा, बाबूजी बहुत नाराज होंगे। आज हम सब अपने पुश्तैनी गांव जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो चुके हैं, तुम फटाफट नीचे आ जाओ। ये सब बातों को सुनकर रूप चौंक जाती है। वहाँ अचानक क्यों, कोई काम है वहाँ, कोई शादी है क्या किसी की। हाँ ऐसा ही समझो। थोड़ी देर में ही रूपा तैयार होकर नीचे आ जाती है। सब लोग गाड़ी में बैठे थे, वो भी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। तभी अंजू सामने आ जाती है। इतनी सुबह सब लोग और रूपा कहाँ जा रहे हैं, वो सोचने लगती है। इससे पहले गाड़ी स्टार्ट होती, वो तेजी से रूप के पास जाती है और उससे पूछती है, रूपा तेरी तबीयत कैसी है, और अब तो इतनी सुबह जल्दी कहाँ जा रहे हो। अरे अंजू, अब मैं ठीक हूँ, वो हम सब गाँव जा रहे हैं। इससे पहले वो और कुछ कहती, तभी उसके भाई ने बीच में ही डांट लगा दी। ऐसा है अंजू, घर जा अपने, टोका मत कर जाते समय। इतना कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। तेज स्पीड से गाड़ी अंजू की आंखों से ओझल हो चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने जा रहा है। वो अपने घर वापस आ गई। अंजू जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। उसे आदि से मिलने की जल्दी थी। वो घर से स्कूल जाने के लिए जल्दी निकल पड़ती है। स्कूल पहुंचने से पहले ही उसे आदि नजर आ जाता है। वो जल्दी से आदि के पास पहुंचती है। आदि आदि, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अंजू, रूपा कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है, वो स्कूल क्यों नहीं आई। आदि, वो ठीक है, लेकिन उसके घर वाले उसे सुबह ही गांव लेकर गए हैं, पूरी फैमिली गई है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, पर उसके भाई ने करने नहीं दी। क्या कह रही हो अंजू, वो गांव गई है, उसने तो मुझे बताया भी नहीं। कहाँ है उसका गांव, कुछ पता मालूम है तुम्हें। ज्यादा कुछ नहीं पता है, मुझे केवल उनके गांव का नाम मालूम है। पर तुम कैसे पता लगाओगे, गांव भी कोई इतना छोटा नहीं होता। तुम केवल गांव का नाम बताओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। क्या करना है ये मैं जानूं। अंजू ने उसे उसके गांव का पता बता दिया। आदि तेज स्पीड से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। इधर गांव पहुंचकर हवेली पर पहुंचते ही सारी हवेली सजी हुई थी। सब कुछ सजा हुआ था, पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वाह भाभी, कितनी सुंदर सजावट है। क्या हमारी हवेली में किसी की शादी है। रूप अपनी भाभी से पूछती है। हाँ रूप, आज यहाँ शादी ही है। इतना कहकर वो हवेली की तरफ बढ़ जाती है। रूपा हवेली की खूबसूरती को निहार रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गांव की हवेली है। इसकी सजावट शहर की सजावट को भी मात दे रही थी। रूप चलो जल्दी से फ्रेश होकर कुछ नाश्ता कर लो। आती हूँ भाभी अभी। रूप जल्दी से फ्रेश होकर आती है और नाश्ता करने लगती है। रूप, मेहंदी वाली आ चुकी है, तुम मुझसे मेहंदी लगवा लेना। वो तो मैं लगवा लूंगी,
पर एक बात बताओ भाभी, कि लड़की वाले नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? सजावट है, सब हलवाई लगे हुए हैं, खाने का अरेंजमेंट है, फिर लड़की वाले कहाँ हैं और गेस्ट कहाँ हैं? रूप, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। सब लोग आ जाएंगे, अभी शाम बहुत दूर है। भाभी ने जवाब दिया। तुम जाकर मेहंदी लगवा लो, ऊपर कमरे में जाओ। रूप चली जाती है। रूप के पिता ने अपनी बीमारी का बहाना करके संजय के परिवार वालों को राजी कर लिया था शादी के लिए। सब लोग तैयार भी हो गए थे। शाम तक वो सब अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचने वाले थे। इधर आदि अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर रूप के गांव निकल पड़ता है। गांव पहुंचने के बाद वो एक एक दुकानदारों से वहां हो रही शादी के बारे में पूछताछ करता है। जल्दबाजी में हो रही शादी की खबर बहुत ही कम लोगों को थी। आदि पागलों की तरह हर किसी से पूछताछ कर रहा था। कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसका एक दोस्त भागता हुआ आया और बोला, आदि, यहाँ की पुरानी हवेली में एक शादी है, किसकी है ये पता नहीं है। चल फटाफट बैग पर बैठ। सब लोग एक दूसरे के पीछे चलने लगते हैं। वो हवेली का पता पूछते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर रूप के मेहंदी लग रही होती है। मेहंदी लगाने वाली लड़की उससे पूछती है, किसका नाम लिखूं? रूप बोलती है, आदित्य लिख दो। वो बहुत बड़े अक्षरों में आदि का नाम लिख देती है। वो उसकी मेहंदी लगाकर चली जाती है। सब लोग खुश थे, पर भाभी के मन में एक अनजाना सा भय समाया हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि रूप को कैसे बताए कि तुम्हारी ही शादी है। शाम होने को आ रही थी। थोड़ी ही देर में संजय और उसके घर वाले आने ही वाले थे। अरे बहू देखो, संजय और उसके रिश्तेदार आ गए हैं, सबका स्वागत करो। रूप को भी ये आवाज सुनाई देती है। वो चौंक जाती है। संजय और संजय की फैमिली यहाँ क्यों है? वो जल्दी से भागकर आती है और देखती है संजय और साथ में उसके बहुत से रिश्तेदार हैं। सब लोग सजे सवरे लग रहे थे। सभी ने महंगे कपड़े और कीमती गहने पहन रखे थे। वो संजय को देखना चाहती है। तभी संजय दिखाई देता है। वो उसे देखती है। उसके हाथों में मेहंदी देखकर वो चौंक जाती है। मन घबराने लगता है उसका। रूपा जल्दी से भागकर अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी, सच बताओ, यहाँ किसकी शादी है और संजय और उसके घर वाले यहाँ क्यों आए हैं? देखो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, प्लीज आप सच बताना। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वो उसको गले लगाकर बोली, रूप, शादी किसी और की नहीं, तुम्हारी शादी है संजय के साथ। इतनी बात को सुनकर रूपा को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। रूपा और रूपा, बाबूजी ऊपर आइए, देखो क्या हो गया, रूप बेहोश हो गई है। सब लोग ऊपर आ जाते हैं। संजय और उसकी फैमिली ऊपर आ जाती है। क्या हुआ रूप को? भाई से पूछा। पता नहीं कैसे ये बेहोश हो गई है। उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं। मुश्किल से वो होश में आती है। सब लोग उसके पास खड़े होते हैं। वो नजर घुमाती है तो उसे कहीं भाभी नजर नहीं आती हैं। इधर आदि उसको हर जगह तलाश कर रहा था। वो मुश्किल से हवेली तक पहुंचने में नाकामयाब हो पाता है। आदि को पता चल जाता है कि हवेली के मालिक की लड़की की शादी है। वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हवेली के मालिक और कोई नहीं, रूप के पापा हैं। और रूप एक ही लड़की है उनकी, और कोई नहीं है। पर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर रूपा अपने पापा से पूछती है कि पापा, शादी किसकी हो रही है? पिता को उसे बताना बहुत जरूरी था, अब छुपाया नहीं जा सकता था। बेटी, तुम्हारी ही शादी है संजय के साथ। नहीं पापा, मैं संजय से शादी नहीं कर सकती। मैं आदि से प्यार करती हूँ, मर जाऊंगी पर ये शादी नहीं करूंगी। वो ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रूपा, मेरी बात सुनो बेटा, देखो तुम्हें अपने माँ की कसम है। रूप कमरे से बाहर आ जाती है। वो अपनी माँ को बहुत चाहती थी, इसलिए उनकी कसम पर बाहर आ जाती है और रो पड़ती है। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज पापा, मुझे मजबूर मत करो। उसके आगे उसके पापा अपने सर की पगड़ी उतार कर रख देते हैं। बेटी, मेरी इज्जत का सवाल है। संजय के सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। मेरी नाक मत कटा बेटा, कुछ तो बाप पर रहम कर। चल उठ और शादी के जोड़े में तैयार हो, टाइम हो चुका है। वो ये कहकर बाहर निकल जाते हैं। भाई भाभी सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। रूप का रो रो कर बुरा हाल था। वो तैयार होती जा रही थी और रोती जा रही थी। अपने हाथ में लगी मेहंदी को देखती है, जिसमें आदि का नाम लिखा था। उसको आदि से किया हुआ वादा याद आ जाता है। वो सिहर उठती है। नहीं नहीं, मैं किसी और की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मैं सिर्फ आदि की हूँ। वो भाभी के आगे बहुत रोती है। भाभी, आप ही कुछ करो ना, प्लीज भाभी, मुझे ये शादी नहीं करनी है, इस शादी को रोक दो। रूप, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सबको समझाकर देख लिया, कोई भी मानने को तैयार नहीं है।
अब मैं नीचे जा रही हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त का टाइम हो चुका है। इतना कहकर भाभी चली जाती हैं। उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर गेहूं के ढेर पर पड़ी। उसके पिता के खेत हैं जहां गेहूं उगता है। सारी फसल कटकर गोदाम में पड़ी थी और उनको सुरक्षित रखने के लिए गेहूं में जहरीली गोली डाली जाती है। उसका दिमाग तेजी से काम करता है। वो गेहूं में गोलियों को ढूंढने लगती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, नहीं हो सकती मैं किसी और की, ये मेहंदी सिर्फ आदि के लिए है। मैं अपने को खत्म कर दूंगी, पर अपने आदि से किया वादा नहीं तोड़ूंगी। इधर आदि उसे तलाशता हुआ हवेली पर पहुंच जाता है। सारी हवेली सजी हुई थी। वो जैसे ही उसमें घुसता है, सामने संजय को देखकर हैरान हो जाता है। संजय को दूल्हे के लिबास में देखकर आदि सब कुछ समझ जाता है कि वो संजय के पास आता है। हेलो संजय, कैसे हो? आदि को देखकर मुस्कुरा देता है वो। ओ आदित्य, रूप के स्पेशल फ्रेंड, अपने फ्रेंड की शादी में आए हो? और बाकी के दोस्त कहाँ हैं? संजय, क्या तुम्हारी शादी रूप से हो रही है? अरे ऐसे कैसे पूछ रहे हो? उसने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और वो ये शादी कैसे कर सकती है? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या कह रहे हो आदि? वो तुमसे प्यार करती है? अगर ऐसी बात थी तो उसने बताया क्यों नहीं? मुझे तो बताती, मैं उसके प्यार को कैसे छीन सकता हूँ? मैं तो तुम दोनों का साथ ही देता। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी चीखने की आवाज आती है। भाभी की आवाज थी। सब लोग आवाज की तरफ भागते हैं। भाभी की गोद में रूप का सर था। वो उसे जोर जोर से हिला रही थी। रूप उठो, क्या हुआ बहू, कुछ तो बताओ। बाबूजी, रूप ने गेहूं में पड़ने वाली गोलियां खा ली हैं क्या? तभी आदि संजय उसके पास पहुंच जाते हैं। रूप, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा आदि आया है। उठो रूप, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। रूप, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं। उठो रूपा, उठो, तुम्हें अपने प्यार की कसम। रूप, उठो, भगवान ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। भाभी, पानी लाओ जल्दी। वो पानी लाकर देती हैं। आदि रूप के मुंह पर पानी डालता है। हल्का सा उसे होश आ जाता है। आदि, तुम आ गए, वो लड़खड़ाती आवाज में कहती है। हाँ रूप, देखो, तुम्हारा आदि तुम्हारे सामने है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बताती तो सही, मेरा इंतजार तो करती। वो फिर लड़खड़ाती आवाज में कहती है। आदि देखो मेरे हाथों की मेहंदी को, इसमें सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। फिर तुम ही बताओ, इन मेहंदी के लगे हाथों को किसी और को कैसे छूने देती? मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। मैंने अपनी जान देने में ही अपनी भलाई समझी। आदि, वो इतना कहकर बेहोश हो गई। डॉक्टर, कोई तो डॉक्टर को बुलाओ, संजय बोला। आदि, रूप को लेकर हॉस्पिटल चलो, जल्दी से, इससे कुछ हो ना जाए। आदि रूप को गोद में लेकर जल्दी से संजय की गाड़ी पर बैठता है। वो पूरे रास्ते उसे जगाने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल के आते ही तेज गति से वो डॉक्टर के केबिन में जाता है। डॉक्टर, प्लीज मेरी रूप को बचा लीजिए। क्यों, क्या हुआ है इसे? डॉक्टर पूछता है। आदि कहता है, इसने गेहूं में पड़ने वाली गोलियां खा ली हैं। ओह नो, जल्दी करो। वो तुरंत एडमिट करता है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जब तक सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, भाभी संजय आदि को खड़ा देखकर भागकर उन दोनों के पास आ जाती हैं। क्या हुआ, कैसी है रूप? कुछ नहीं कह सकते, अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, शरीर से जहर निकाल रहे हैं, अभी खतरे से बाहर नहीं है। ये कहकर आदि बहुत तेजी से रोने लगता है, जो वो अभी तक अपने पर कंट्रोल किए हुए था। संजय उसे अपने सीने से लगा लेता है। चुप हो जा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तेरी रूप को। मैं दो प्यार करने वालों को ऐसे जुदा नहीं कर सकता। मुझे तुमने ही रूप ने जरा भी बताया होता तो हमें ऐसी मुश्किलों का कभी सामना नहीं करना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, भगवान सब अच्छा करेंगे, चिंता ना करो। उसे होश आ जाएगा। 2 घंटे बाद उसे होश आ जाता है। वो आंखें खोलकर देखती है, सब लोग उसके पास ही खड़े थे। वो बारी बारी से सबकी तरफ देखती है। वो अपने पास खड़े आदि को देखकर मुस्कुराती है और सबसे लास्ट खड़े संजय को देखकर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती है। माफ करना संजय मुझे। नहीं रूप, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम मुझे बताती तो सही, मुझे तो तुमने अपना भी नहीं समझा। सॉरी संजय, चलो सब छोड़ो, अब मुस्कुराओ। आदि का हाथ पकड़कर वो रूप के हाथों में देते हुए कहता है, इन मेहंदी लगे हाथों को संभाल कर रखना आदि, ये सिर्फ तुम्हारे हैं। सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। इस तरह एक प्यार करने वाले जोड़े का मिलन हो जाता है।
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।